एक पत्रकार के तौर पर पिछली रात या पिछले दिन किसी ने कैसा काम किया है, इसकी पहचान कैसे होनी चाहिए। इसका एक तरीका तो यह है कि आप सोशल मीडिया पर आपकी सच्ची झूठी तारीफों का विश्लेषण करें और इसी के आधार पर अपने आप को सफल या असफल मान लें। दूसरा तरीका यह है कि आप इस बात का इंतजार करें कि सच दिखाने के बाद आपके दुश्मन आपको कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। कोई न्यूज चैनल या कोई पत्रकार जब पिछली रात अच्छा काम करता है तो उसके दिन की शुरुआत टीआरपी से नहीं बल्कि धमकियों से होती है। जी न्यूज के साथ एक बार फिर ऐसा ही हुआ। आज सुबह जब मैं सुबह की चाय पी रहा था, अखबार पढ़ रहा था, तभी अचानक पाकिस्तान के एक नंबर से कॉल आया। कॉल उठाते ही सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि वो आईएसआई से बोल रहा है, यानी वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का सदस्य है या फिर उसके लिए काम करता है। इसके बाद इस आतंकवादी ने मुझे जान से मारने की धमकी दी और उसे इस बात से परेशानी थी कि जी न्यूज तेजी से आगे बढ़ते कश्मीर का सच दुनिया को क्यों दिखा रहा है और पाकिस्तान की पोल क्यों खोल रहा है। इस पर अपनी नाराजगी उसने जताई और उसके बाद धमकियां देनी शुरू कर दी। सबसे खतरनाक बात यह है कि उसने ये भी कहा कि भारत में गजवाए हिंद होकर रहेगा। आपने जान से मार देने की धमकियों के बारे में सुना तो बहुत होगा, पढ़ा बहुत होगा, लेकिन ये धमकियां कैसे होती हैं, एक बार आज आप सुनकर देखिए। ये धमकी हकीकत में बदल जाएगा, इसको ध्यान में रखना। अरे धमकियां तो मैंने आपकी बहुत देख ली। कल भी आपके आदमी ने धमकी दी थी। तो पता चल जाएगा, एक महीने में, एक साल में, एक हफ्ते में आपको पता चल जाएगा। आपको जहन्नम जरूर हासिल करेंगे, ये देखना तुम। चलो ठीक है, देखते हैं। बात सुनो, ये जीनुस पर ये जो है ना, आप जो है ना भपकियां मारते हैं गीदड़ वाले, ये बंद कर दो तो अच्छा है। देखिए ये तो बंद नहीं हो सकता। अच्छा हाँ तो ठीक है, तो फिर हम आपको बंद कर देंगे पर एवर एंड एवर। कैसे बंद करोगे, ये आपके हाथ में नहीं है। वो तो आपको पता चल जाएगा। आप समझ रहे कि मैं हिंदुस्तान में हूँ तो आप सेफ एंड सिक्योर है। आप कहीं भी बैठे हो, मैं तब भी सेफ एंड सिक्योर हूँ। मैं डरता नहीं आपसे। आप डरोगे, हम आपको डराएंगे जबरदस्ती। सिर्फ डराएंगे नहीं, जो हम चाह रहे हैं वो करेंगे इंशाल्लाह। वी विल डू दैट। क्या करेंगे आप? वो तो आपको पता चल जाएगा जब हमारे जवान आपके पास आएंगे और आपके ऊपर जो है ना तान लेंगे अपना जो है ना उसका हथियार। फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या हमने व्हाट एक्चुअली आई डिड रॉन्ग। यू आपको पता चलेगा कि हमने क्या किया था। ये आप कश्मीर में जो आप कर रहे हैं ना, ये आपकी सीना जो है ना, जो आपको कह रहे हैं कि हमारी एक प्रोफेशनल सीना है, ये आप गलत कर रहे हैं। देखिए कश्मीर भारत का है, हिंदुस्तान का है और उसी का ही रहेगा। ऐसा करें, वहां पर चुनाव करवाएं। अगर जिस कश्मीरी पीपल ने आपके हक में वोट दिया तो आप ले जाइए, नहीं तो हम ले जाएंगे। अरे हम अपने ही इलाके में चुनाव क्यों करवाएंगे? हमारे यहाँ हमारे यहाँ तो चुनाव होता ही था। आपने देखा नहीं, कश्मीर में हर साल, हर 5 साल में चुनाव होता है। कश्मीर की असेंबली है, कश्मीर की सरकार है। वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो आप जो जबरदस्ती करवाते हैं तो ये आपका कश्मीर हो गया, बस कश्मीर आपका हो गया। कश्मीर हमारा है, हमारा शहर है। अरे कैसे आप दावा करते हो कश्मीर के ऊपर? कश्मीर तो आपका कभी था ही नहीं। कश्मीर हमारा है और पूरा हिंदुस्तान हमारा है। इंशाल्लाह तुम देखोगे गजवाए हिंद होकर रहेगा। पाकिस्तान से जो कल धमकी आई थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि वो जी न्यूज के सैटेलाइट सिग्नल्स को हैक कर लेंगे और जी न्यूज का प्रसारण कल रात 12 बजे के बाद बंद हो जाएगा। ऐसा कर नहीं पाए क्योंकि हमने तमाम एहतियात बरती थी। आज जी न्यूज की आवाज जब नहीं बंद कर पाए तो आज धमकी दी कि मेरी आवाज हमेशा के लिए बंद कर देंगे। कल भी हमने आपसे ये कहा था कि किसी भी न्यूज चैनल की जो ताकत होती है, उसकी जो मारक क्षमता होती है और उसकी जो रीच होती है, वो किसी भी मिसाइल से ज्यादा होती है। और ये बात हमने देख ली और हमें इस बात की बहुत खुशी है। मीडिया में बहुत ताकत होती है, किसी भी न्यूज चैनल में बहुत ताकत होती है, लेकिन मीडिया को अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना चाहिए। और हमें बहुत खुशी है कि जी न्यूज जब पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया को सच्चाई बताता है या चीन के खिलाफ दुनिया को सच्चाई बताता है तो वो बात उन तक पहुंचती है, उन्हें चुभती है, उनका नुकसान इससे होता है और वो परेशान होते हैं। ये सारी धमकियां इस बात का सबूत हैं कि जी न्यूज
जहां पर अपनी वैचारिक मिसाइल दाग रहा है वो ठीक अपने निशाने पर लग रही है और जो हम चाहते थे ठीक वैसा ही हो रहा है। पाकिस्तान ने वैसे तो जी न्यूज़ को बैन कर रखा है, हमारा प्रसारण पाकिस्तान में बंद है, लेकिन ये तमाम आतंकवादी, पाकिस्तान की सरकार, वहाँ के जो फौज है या वहाँ की जो ISI है, ये सोशल मीडिया के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से जी न्यूज़ पर लगातार नज़र रखते हैं। हम जानते हैं सारे दिन जी न्यूज़ की मॉनिटरिंग पाकिस्तान में होती है, DNA की मॉनिटरिंग पाकिस्तान में होती है। इस समय जब हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं, इस समय भी ये पाकिस्तान के तमाम आतंकवादी, वहाँ की सेना के अफसर और वहाँ के ISI के अफसर, ये तमाम लोग इस समय भी इस टेलीकास्ट को देख रहे हैं और वो जानने के लिए बड़े उत्सुक रहे होंगे पूरे दिन कि देखते हैं आज जी न्यूज़ उनके बारे में क्या कहता है। तो ये तमाम धमकियों के बावजूद हम पाकिस्तान के लोगों को, वहाँ की सरकार को ये बताना चाहते हैं कि कश्मीर पर हमने हमेशा सच बोला है और कश्मीर पर सिर्फ भारत का ही कब्जा है और रहेगा और भारत का अधिकार कश्मीर पर है, लोकतांत्रिक अधिकार है ये, और जी न्यूज़ पर कश्मीर को लेकर ये खबरें नहीं रुकेंगी। वर्ष 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया था। वो युद्ध लगभग 1 महीने तक चला था। उस युद्ध में चीन की सेना ने भारत की बड़ी जमीन पर कब्जा कर लिया था। उस समय जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। वो भारत के सबसे मजबूत प्रधानमंत्रियों में से एक माने जाते थे, लेकिन तब भी वो कुछ कर नहीं पाए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के परनाती राहुल गांधी का अब ये कहना है कि वो सत्ता में अगर होते, यानी अगर उनकी सरकार होती, तो सिर्फ 15 मिनट में चीन की सेना को वहां से खदेड़ देते। सिर्फ भगा नहीं देते, बल्कि चीन की सेना को उठाकर 100 किलोमीटर पीछे फेंक सकते हैं वो, अगर उनकी सरकार होती। राहुल गांधी ने यह बात हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों की एक रैली में कही है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कायर शब्द का प्रयोग किया और कहा कि प्रधानमंत्री कायर भी हैं और देशभक्त तो बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी ऐसी बयानबाजी पहले भी कर चुके हैं, करते रहे हैं। आज उन्होंने जो बात कही है उसे भी बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा सकता, लेकिन राहुल गांधी सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष वो रह चुके हैं और अब ये कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी के फिर से अध्यक्ष बनने वाले हैं। और सबसे खतरनाक बात जो है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें भावी प्रधानमंत्री मानती है और उन्हें ही अपना प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करती है। यानी कांग्रेस पार्टी कहती है कि अगर हम जीते तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। इसलिए उनका यह बयान बहुत खतरनाक है और इसीलिए इस बयान का विश्लेषण आज हम कर रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर किस तरह से एक तो राजनीति की कोशिश हो रही है और किस तरह से उनमें मैच्योरिटी की बहुत कमी है। सबसे पहले आप राहुल गांधी की 15 मिनट वाली जुबानी मिसाइल को सुनिए। देखिए 15 मिनट वाला उनके पास कौन सा फॉर्मूला है जिससे वो चीन की सेना को पीछे फेंक देंगे। उस फॉर्मूले को देखिए पहले आप। और जब हमारी सरकार थी, मैं आपको गारंटी करके बोल रहा हूं, चाइना में इतना दम नहीं था कि वो हमारे देश के अंदर एक कदम डाले। आज देखिए, बात समझिए। दुनिया में एक ही देश है, आज पूरी दुनिया में एक ही देश है जिसके अंदर कोई और देश की सेना आई, 1200 स्क्वायर किलोमीटर ले गई और कायर प्रधानमंत्री कहता है कि इस देश की जमीन किसी ने नहीं ली। एक ही देश है भैया, पूरी दुनिया में एक ही देश है जिसकी जमीन हड़पी गई है, हिंदुस्तान। और ये अपने आप को देशभक्त कहते हैं। प्रधानमंत्री अपने आप को देशभक्त कहता है और पूरा देश जानता है कि चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर। कैसा देशभक्त है ये? मैं आपको बता रहा हूं, हमारी सरकार होती ना, उठा के फेंक देते चाइना को बाहर। 15 मिनट नहीं लगते। उठा के हमारी सेना, हमारी वायु सेना उठा के चाइना को 100 किलोमीटर पीछे कर देती। मगर इस प्रधानमंत्री में मैं बता रहा हूं आपको, बात समझो, ये प्रधानमंत्री
देश की शक्ति को नहीं समझता। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार होती तो 15 मिनट में चीन की सेना को पीछे फेंक देते। हम राहुल गांधी को अब उस दौर की याद दिलाना चाहते हैं जब उनकी पार्टी सत्ता में हुआ करती थी और तब के रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने संसद में यह माना था कि आजादी के बाद से ही कांग्रेस पार्टी की सरकारों की यह नीति रही है कि सीमा से लगे इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर का ज्यादा विकास ना किया जाए। और तब रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने यह भी माना था कि यह नीति सही साबित नहीं हुई और चीन ने इसका फायदा उठाकर भारत में घुसपैठ कर ली। राहुल गांधी को 6 सितंबर वर्ष 2013 को संसद में दिया गया यह बयान आज जरूर याद कर लेना चाहिए। In between, lot of things happened. I have no hesitation to admit the reality. To admit the truth, I have no hesitation. Compared to India, in the area of building infrastructure, China is much advanced. Their infrastructure development is superior to India. We are only catching up. That is also history. Why? Independent India, many years as a policy on border, best defense is not to develop the border. Undeveloped border is more safe than developed border. So many years there was no construction of roads, airfields, nothing in the border areas. By that time, China continued to develop their infrastructure in the border areas. So as a result, now they have gone ahead of us. Compared to us infrastructure-wise, capability-wise, in the border areas, they are ahead. I admit that. It's a part of history. ये ए.के. एंटनी थे जो रक्षा मंत्री थे जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जब यूपीए सरकार थी जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। और ए.के. एंटनी को रक्षा मंत्री राहुल गांधी और उनकी जो माताजी हैं सोनिया गांधी, उन्होंने ही इन्हें रक्षा मंत्री बनाया था। और रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने ये बात भी बिल्कुल सही कही। राहुल गांधी आज कह रहे हैं कि वो चीन को 15 मिनट में उठाकर फेंक सकते हैं, लेकिन चीन ने जब भी भारत की जमीन पर कब्जा किया है तब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की ही सरकारें रही थी। इस बात को हम आज एक नक्शे के जरिए आपको समझाते हैं। और बड़ा सवाल आज राहुल गांधी से यह है कि जब भी चीन ने इतनी जमीन हमारी कब्जे में ली है, कुल मिलाकर 40,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा की जमीन चीन अब तक ले चुका है और हर बार कांग्रेस की ही सरकार उस समय थी, तो उन्होंने 15 मिनट में चीन की सेना को वापस पीछे फेंका क्यों नहीं? आज ये 15 मिनट का फॉर्मूला आज ही कैसे राहुल गांधी को समझ में आया है? सबसे पहले वर्ष 1962 में चीन की सेना ने भारत का पूरा अक्साई चीन इलाका अपने कब्जे में ले लिया था और यह इलाका लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो यह दक्षिण कोरिया और यूएई जैसे देशों के बराबर है। यानी एक पूरा की पूरा देश हमने 1962 में ही चीन को दे दिया था। प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू 15 मिनट क्या, 15 घंटे क्या, 15 दिन क्या, 15 हफ्ते, 15 महीने और 15 साल तक भी चीन को 1 इंच पीछे भेज नहीं पाए और इसमें से 1 इंच जमीन भी वापस नहीं ले पाए। 15 मिनट तो छोड़ दीजिए, 15 साल में भी नहीं ले पाए। इसके ठीक 1 वर्ष बाद यानी 1963 में पाकिस्तान ने पीओके की लगभग 5,180 वर्ग मीटर जमीन चीन को तोहफे में दे दी। ये दोनों वो समय थे जब राहुल गांधी के परनाना जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 1962 और 1963 में उन्होंने कितनी कितनी जमीन चीन को दे दी, ये आपकी स्क्रीन पर इस नक्शे पर आपको दिखाई दे रही है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू तब ये 15 मिनट वाला फॉर्मूला लागू नहीं कर पाए। 1962 से पहले ही चीन अरुणाचल प्रदेश की लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर दावा करता रहा है। हालांकि यहां पर भारत की सेना मुस्तैद है ताकि चीन यहां कोई दुस्साहस ना दिखा सके। चीन समय समय पर लद्दाख में छोटी मोटी घुसपैठ करता रहा है, हालांकि उसने कोई बड़ी जमीन पर कब्जा नहीं किया।
वर्ष 2010 से 2013 के बीच चीन की सेना ने एक बार फिर से घुसपैठ तेज की। 2013 में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड ने इस बारे में एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें दावा किया गया कि चीन की सेना पूर्वी लद्दाख के 640 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर चुकी है। इस रिपोर्ट पर तब बहुत हंगामा हुआ था, लेकिन तब यूपीए सरकार ने इसे खारिज कर दिया था, या ये कह लीजिए कि छुपा लिया था। ये वो समय था जब केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी को सुपर प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। खुद राहुल गांधी भी वर्ष 2004 से सक्रिय राजनीति में हैं। 2004 में आ गए थे। वर्ष 2013 में वो सांसद थे। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया था उस समय। और 2013 में राहुल गांधी के पास ये पूरा मौका था कि वो चीन को उठाकर 100 किलोमीटर पीछे फेंक देते, लेकिन तब राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं किया। असल में अगर आप कहें तो 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल पूरे राहुल गांधी के पास थे, जब वो इन 10 साल में चीन की सेना को पीछे फेंक सकते थे, लेकिन तब उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब कह रहे हैं कि 15 मिनट में कर देंगे। राहुल गांधी आज जब विपक्ष में है तो बहादुरी की बातें कर रहे हैं, लेकिन वो जो कुछ भी कह रहे हैं उसका मतलब शायद खुद नहीं जानते। उन्हें अगर इतिहास के बारे में जानकारी होती तो शायद ऐसी बातें बोलने से पहले एक बार क्रॉस चेक जरूर करते। राहुल गांधी के परनाना जवाहरलाल नेहरू लगभग 16 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 1962 के युद्ध के बाद भी जवाहरलाल नेहरू लगभग 2 वर्ष तक अपने पद पर रहे। वर्ष 1964 में उनका निधन हुआ था। नेहरू हमेशा चीन से अच्छे रिश्तों के समर्थक थे। उन्होंने चीन पर विश्वास किया, लेकिन बदले में उन्हें धोखा मिला। लेकिन उन्होंने इस धोखे से भी शायद कोई सबक नहीं सीखा। भारत चीन युद्ध समाप्त होने के बाद संसद में इस मुद्दे पर तब बहस हुई थी। उस बहस में तब के कांग्रेस सांसद महावीर त्यागी ने जवाहरलाल नेहरू से एक सवाल पूछा था, बड़ा दिलचस्प सवाल। उन्होंने पूछा कि वो अक्साई चिन्ह वापस पाने के लिए क्या कर रहे हैं। यानी जो सवाल आज राहुल गांधी इस सरकार से पूछ रहे हैं, यही सवाल नेहरू से पूछा गया था। और इस पर नेहरू का जवाब था कि अक्साई चिन्ह में तो घास का एक तिनका भी उगता नहीं, उस इलाके का हम क्या करेंगे। इस पर महावीर त्यागी ने अपने सिर से टोपी उतारी और कहा कि यहां पर भी कुछ नहीं उगता, तो क्या मैं अपना सिर कटवाकर किसी और को दे दूं। इस बात पर संसद में जोर का ठहाका लगा था, लेकिन कांग्रेस सांसद महावीर त्यागी के उस सवाल का जवाब आज 58 वर्ष के बाद भी देश ढूंढ नहीं पाया है। और यही कारण है कि आज जब राहुल गांधी चीन को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो उनकी बातें लोगों को चुभती हैं। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी भी लगभग 16 साल तक प्रधानमंत्री रहीं। उनका पहला कार्यकाल 11 वर्ष का था, दूसरा कार्यकाल लगभग 5 साल का था। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते 1975 में भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव पैदा हुआ था, लेकिन तब भी इंदिरा गांधी ने चीन को पीछे खदेड़ने का प्रयास नहीं किया। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी भी 5 साल तक प्रधानमंत्री रहे। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान राजीव गांधी ने एक बार भी चीन से अक्साई चिन्ह को वापस लेने की कोशिश नहीं की। यानी जो इलाका नेहरू ने गंवा दिया, ना तो उसे इंदिरा गांधी वापस ले पाई, ना ही राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी उसे वापस ले पाए, और ना ही फिर जब उनकी दोबारा सरकार आई, यूपीए की सरकार, वो वापस ले पाए। अब देखते हैं कि चीन को उठाकर फेंकने का राहुल गांधी के पास जब मौका था तब वो क्या कर रहे थे। अब आप वर्ष 2008 में 7 अगस्त की इस तस्वीर को देखिए। तब राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के महासचिव के तौर पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तस्वीर में राहुल गांधी के पीछे उनकी मां सोनिया गांधी भी खड़ी हुई हैं। उनके साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी खड़े हुए हैं, जो उन दिनों चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हुआ करते थे। कांग्रेस पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच किस बात का समझौता हुआ था ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि उस समय भी राहुल गांधी ने चीन को उठाकर 100 किलोमीटर पीछे फेंकने की कोई बात तब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं की थी। अगर वो चाहते तो इस दिन, जबकि आप तस्वीर देख रहे हैं 2008 में, तब चीन से ये कह सकते थे कि जो जमीन आपने मेरे परनाना के समय पर हड़प ली थी, जो जमीन मेरी दादी के समय पर हड़प ली थी, जो जमीन उसके बाद मेरे पिता के रहते मेरे पिता ले नहीं पाए, उस जमीन को वापस कीजिए। चीन के प्रति कांग्रेस की सरकारों के ऐसे ही नरम रवैये का परिणाम यह हुआ कि चीन की सेना लगातार आगे बढ़ती रही, घुसपैठ करती रही और कभी भी उसे कोई जवाब नहीं मिला।
पहली बार वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने सूचना के अधिकार के तहत यह बताया था कि भारत के कुल 43,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर चीन का अवैध कब्जा है। आप फिर से सुन लीजिए, भारत की 43,180 वर्ग किलोमीटर जमीन पर, यह हो गया लगभग 44,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर चीन का अवैध कब्जा है। आजादी से लेकर अब तक यह पूरे एक देश के बराबर है। अक्साई चिन पर चीन के कब्जे के कारण भारत और चीन के बीच की सीमा आज लगभग 2000 किलोमीटर ही रह गई है, जबकि जो असली नक्शा हम देखते हैं उसके मुताबिक यह सीमा 4056 किलोमीटर लंबी होनी चाहिए थी। चीन अपने कब्जे वाले इलाके में तेजी से सड़क और पुल बना रहा है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, जबकि भारत ने कांग्रेस के शासन वाले समय में इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लद्दाख में सड़कें और पुल बनाने का अधिकतर काम या तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ या फिर 2014 के बाद शुरू हुआ, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण है, क्योंकि हम सीमा के आसपास हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी नहीं है, जिसकी वजह से भारतीय सेना को उन जगहों तक पहुंचने में बहुत कठिनाई होती है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार होती तो वो 15 मिनट में चीन के सैनिकों को खदेड़ देते। कांग्रेस दावा कर रही है कि चीन ने लद्दाख और उसके आसपास की 1200 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है, और अगर आप लद्दाख गए होंगे तो आपको अंदाजा होगा कि पहाड़ी इलाके में गाड़ी 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से चल नहीं पाती। अगर राहुल गांधी और उनकी टीम बिना रुके इस 1200 वर्ग किलोमीटर के इलाके का चक्कर भी लगाएगी तो उन्हें इसे पूरा करने में कम से कम 28 घंटे जरूर लग जाएंगे। इस इलाके में राहुल गांधी अगर गाड़ी चलाकर पहुंचेंगे तो 15 मिनट में वो करीब 7 किलोमीटर का सफर ही तय कर पाएंगे। हालांकि हकीकत यह है कि चीन इस बार भारत की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं कर पाया है। ये पूरा कैलकुलेशन हमने तब किया जब हम ये मान लें अगर कि 1200 किलोमीटर का इलाका चीन ने फिर से कब्जा लिया है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ भी जाए तो किसी बड़े और शक्तिशाली देश की सेना को पीछे हटाना आसान नहीं होता। राहुल गांधी को यह बात और अच्छे तरीके से समझनी चाहिए, क्योंकि 1962 में जब भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ था तब उनके परनाना जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, और उस समय युद्ध विराम की घोषणा होने में 1 महीने का समय लग गया था। 15 मिनट तो बहुत दूर की बात है। कहा जाता है कि इतिहास का सबसे छोटा युद्ध वर्ष 1896 में ब्रिटेन की सेना और तंजानिया के एक छोटे से द्वीप ज़ांज़ीबार के सुल्तान के बीच लड़ा गया था, लेकिन यह युद्ध भी 38 मिनट तक चला था। वो भी तब जब ब्रिटेन के 3000 सैनिकों को सिर्फ ज़ांज़ीबार के सुल्तान के 3 मंजिला महल पर कब्जा करना था। लेकिन राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि वो अपने दम पर चीन की सेना को 100 किलोमीटर पीछे धकेल सकते हैं सिर्फ 15 मिनट में। इसी तरह लद्दाख और आसपास की जिस लगभग 44,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा किया है, उसका गाड़ी से एक पूरा चक्कर लगाने में राहुल गांधी को 800 घंटे से ज्यादा का समय लगेगा। यह 33 दिनों के बराबर है। अब राहुल गांधी को यह सोचना होगा, जिस देश में चाइनीज नूडल्स बनाने में भी 15 मिनट से ज्यादा का समय लगता है, उस देश में चीन की सेना को 15 मिनट में उठाकर फेंक देने का उनके पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है। सेना की रणनीति इंस्टेंट नूडल्स की तरह नहीं होती। इसके लिए जमीन और हवा में पूरी तैयारी करनी पड़ती है, जिसमें कई बार बहुत समय लगता है। लेकिन राहुल गांधी चाहें तो वो 15 मिनट में एक काम जरूर कर सकते हैं, और वो ये कि वो शांति से थोड़ी देर बैठें, हो सके तो कुछ देर के लिए मेडिटेशन करें, क्योंकि सिर्फ 15 मिनट तक किया गया मेडिटेशन भी आपको भाषणों की आभासी दुनिया से वास्तविक दुनिया में वापस ला सकता है। और ये इसलिए बहुत ज़रूरी है, ये बात इसलिए खतरनाक है क्योंकि राहुल गांधी अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताते हैं। उनकी पार्टी उन्हें भावी प्रधानमंत्री के तौर पर देश के लोगों के सामने पेश करती है, और एक ऐसा नेता जो अपने आप को भावी प्रधानमंत्री मानकर चलता हो, उसके लिए ऐसे दावे करना बहुत गंभीर बात है। और अगर देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर, चीन के साथ युद्ध को लेकर, बॉर्डर को लेकर अगर देश के भावी प्रधानमंत्री सो कॉल्ड उनकी अगर ऐसी सोच है कि 15 मिनट में चीन की सेना को पीछे फेंका जा सकता है, तो फिर यह देश के लिए वाकई घबराने वाली बात है। देश के लोगों को अब चिंतित हो जाना चाहिए। अब देश की राजधानी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के खिलाफ 101 दिन तक चले शाहीन बाग के धरने पर
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विश्लेषण करेंगे। शाहीन बाग में 14 दिसंबर 2019 से 24 मार्च 2020 तक नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में चले प्रदर्शन को सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि विरोध के अधिकार की एक सीमा होती है। किसी भी सार्वजनिक जगह को अनिश्चितकाल तक बंद नहीं किया जा सकता। ऐसे विरोध प्रदर्शन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। पुलिस प्रशासन को ऐसी हालत में कार्रवाई करनी चाहिए। उन्हें अदालत के आदेश की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उम्मीद जताई है कि भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा न हो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला शाहीन बाग धरना खत्म होने के 6 महीने और 13 दिन के बाद आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन को जिम्मेदारी दी थी कि प्रदर्शनकारियों से बात करके कोई समाधान निकालें, लेकिन कई राउंड की चर्चा के बाद बात बनी नहीं। जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने अपने फैसले में सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान का भी जिक्र किया। उन्होंने अपने फैसले में लिखा है, शाहीन बाग धरने के दौरान सोशल मीडिया से समाज में ध्रुवीकरण हुआ। दोनों पक्षों के बीच ऐसी बहस छिड़ी जिसका कोई सार्थक नतीजा नहीं निकला है। इस वर्ष की बड़ी खबरों की अगर हम बात करें तो ये बात शाहीन बाग की अगर आप देखें तो उस जमाने में शाहीन बाग को लेकर सोशल मीडिया में बहुत आग फैलाई गई थी और इतने महीनों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा हुआ कि स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि इस तरह के जो अवैध कब्जे हैं ये गलत कब्जे थे। आपको याद होगा उस जमाने में मैंने भी वहां जाकर जाने की कोशिश की थी, हमें भी वहां जाने की इजाजत नहीं मिली थी और उस समय सोशल मीडिया पर शाहीन बाग हर रोज ट्रेंड करता था। सोशल मीडिया पर शाहीन बाग के बारे में हर रोज लिखा जा रहा था और पूरे देश को ऐसा लगता था जैसे शाहीन बाग से ही पूरी दुनिया इस समय संचालित हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये साफ कर दिया है कि इस तरह के धरने स्वीकार नहीं किए जाएंगे और सोशल मीडिया में भी जो भूमिका निभाई गई है वो भी नकारात्मक थी। इस वर्ष की बड़ी खबरों की बात करें तो चाहे शाहीन बाग हो या दिल्ली में दंगे हों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो या फिर हाथरस का हत्याकांड, इन सभी खबरों में सोशल मीडिया की भूमिका लगातार सवालों के घेरे में रही है। हर खबर को बड़ा बनाने के लिए झूठ का सहारा लिया गया, भावनाओं को भड़काने के लिए फर्जी अकाउंट्स बनाए गए, झूठे कैंपेन्स चले। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक बात और साफ हो गई है कि जी न्यूज ने शाहीन बाग के धरने के खिलाफ तब जो स्टैंड लिया था वो बिल्कुल सही था। आपको याद होगा जी न्यूज पहला ऐसा चैनल था जिसने इस शाहीन बाग के धरने को खुलकर चुनौती दी थी। हमने इस धरने को देश की राजधानी के हिस्से पर अनाधिकृत कब्जा बताया था। शाहीन बाग को 101 दिनों के लिए अलग देश की शक्ल दे दी गई थी। ऐसा लगता था जैसे कोई अलग देश बन चुका है। यहां प्रदर्शन कर रहे लोगों की इजाजत के बिना पुलिस भी अंदर नहीं जा सकती थी। प्रदर्शन कर रहे लोगों की पसंद के लोग ही यहां पर आ सकते थे और जिस तरह किसी दूसरे देश में जाने के लिए वीजा की जरूरत होती है उसी तरह शाहीन बाग पहुंचने के लिए वहां से जारी होने वाली पर्ची का आपके पास होना जरूरी हुआ करता था। और धरने पर बैठे लोगों से सच्चे सवाल पूछने पर जी न्यूज की एंट्री वहां पर बैन कर दी गई थी और उस समय भी जब हम वहां पर गए थे तो हमने इस बात को चुनौती दी थी और हमने कहा था कि ये जो हो रहा है ये गलत है। मुल्क की इज्जत को मिट्टी में मिलाया है। अब आपको एक और घटना के बारे में बताते हैं। हाथरस की घटना पर मीडिया का एक वर्ग लगातार आपको सच के अलग अलग संस्करण दिखा रहा है। हाथरस के बूलगढ़ी गांव में इस समय भी ऐसे डिजाइनर पत्रकार मौजूद हैं जो ग्राउंड रिपोर्ट के नाम पर उछल कूद करने वाली रिपोर्टिंग और मनोरंजक रिपोर्टिंग आपके लिए कर रहे हैं। आपका उससे मनोरंजन तो होता ही होगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये सारे लोग आपको गलत जानकारी भी दे रहे हैं, आपको बहका रहे हैं और इसी को अंग्रेजी में फेक न्यूज़ कहते हैं। अगर आप मनोरंजन के लिए इन सारे चैनल्स को देखते हैं तब अलग बात है, लेकिन अगर जानकारी के लिए देख रहे हैं तो जानकारी आप फिर से पुष्टि कर लीजिए। जी न्यूज़ ने गंभीरता से इस मामले में लगातार सच सामने लाने की कोशिश की है। 2 दिन पहले हमने कॉल डेटा रिकॉर्ड की मदद से
पीड़िता के परिवार और मुख्य आरोपी संदीप के बीच बातचीत के सबूत आपको दिखाए थे और अब हाथरस का सच दिखाने के लिए हमने इस दौरान एक स्टिंग ऑपरेशन किया, यानी छिपे हुए कैमरे की मदद से हमने झूठ के ढेर में छिपे सच को खोजने की कोशिश की है। आमतौर पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब आप उनसे सीधे मिलेंगे तो आपको अलग अलग डर की वजह से सच्चाई नहीं बताते। इसलिए हमने छुपे हुए कैमरे के जरिए उनकी बातों को रिकॉर्ड किया जिससे आप तक सच पहुंच सके। जी न्यूज़ के स्टिंग ऑपरेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात हाथरस जिला अस्पताल के डॉक्टर रमेश बाबू ने बताई है। 14 सितंबर को डॉक्टर रमेश बाबू ने ही सबसे पहले घायल पीड़िता लड़की का इलाज किया था और उन्होंने बताया कि लड़की को जब अस्पताल लाया गया तो उसकी स्थिति बेहद खराब थी। कैमरे पर रिकॉर्ड हुई इस बातचीत में डॉक्टर रमेश बाबू ने घायल पीड़िता की जीभ काटने की अफवाह को गलत बताया। डॉक्टर रमेश बाबू इस मामले की जांच कर रही उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी के प्रमुख गवाह भी हैं। जी न्यूज़ इस मामले में अपना कोई निष्कर्ष आपको नहीं देना चाहता। अब हाथरस केस की सच्चाई को समझने के लिए आपको डॉक्टर रमेश बाबू की बातें ध्यान से आज सुननी चाहिए। ये जो लड़की आई थी इसी कंडीशंस में क्या थी, बहुत सीरियस थी। क्या क्या प्रॉब्लम दिख रहा था सर इसमें? उसको बहुत ज़्यादा, उसको नेक में बहुत सारी समस्याएं थी, इमोबाइल, जरा से भी पेशेंट इधर से उधर मूवमेंट करता है और काफ़ी स्वेल थी, न्यूज थी, उसकी वजह से उसको तकलीफ हो रही थी, बोलने में तकलीफ हो रही थी बहुत ज़्यादा। कुछ बोल रही थी कि नहीं सर उस टाइम? नहीं, बोल नहीं पा रही थी, बोलने में दर्द मुझे बहुत हो रहा था। जीभ कटा था? जीभ को तो नहीं, लेकिन हाँ स्पॉट से वो उसके इधर उधर कपड़े कटे हुए थे। डॉक्टर रमेश बाबू के मुताबिक पीड़िता की गर्दन पर चोट लगी थी, यानी किसी ने तो उसके साथ मारपीट की थी। वो आरोपी कौन है, इसका पता लगाना अब जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी है। हाथरस केस में एसआईटी के एक और महत्वपूर्ण गवाह हैं होमगार्ड शिव कुमार। होमगार्ड शिव कुमार हाथरस के चंदपा थाने में तैनात हैं। पीड़िता का परिवार सबसे पहले उसे लेकर इसी थाने में आया था। इसके बाद होमगार्ड शिव कुमार ने ही पीड़िता को इलाज के लिए हाथरस के जिला अस्पताल पहुंचाया था। शिव कुमार के मुताबिक तब ना तो पीड़िता और ना ही उसकी मां ने रेप की कोई बात उनसे कही थी, ना ही बताई थी। लड़की बोल रही थी, बात मैं बता रही बोल रही कि पुरानी खाने से और गला लगा दिया ऐसे। रेप का बोल रही थी क्या? रेप नहीं बताई ना, नहीं बताई ना, माँ ऐसी कोई बात बताई, पुरानी बंदी से बता रही थी। रेप का नहीं बताई थी, हॉस्पिटल में भी नहीं बताई थी? मैंने बताई, मैंने कोई पुरानी बंदी से बताई। होमगार्ड शिव कुमार और डॉक्टर रमेश बाबू की बातों ने इस केस के दो बड़े झूठ को सच्चाई का आईना दिखा दिया है। हाथरस मामले में लगातार पीड़िता की जीभ काट देने और गैंगरेप का दावा किया गया। आपने भी जरूर ऐसी खबरों को देखा होगा। हालांकि जी न्यूज़ लगातार आपको सच दिखा रहा है और हाथरस मामले में झूठ फैलाने और काल्पनिक खबरों पर रिपोर्ट तैयार करने वाले ऐसे पत्रकारों को ये बात अच्छी बिल्कुल नहीं लगेगी। हमने आपको ये भी बताया कि महिलाओं के साथ हिंसा के मामलों में जी न्यूज़ कोई भेदभाव नहीं करता। हम हाथरस के साथ दूसरे मामलों की भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का है। वहां गैंगरेप के बाद 22 वर्ष की एक पीड़िता की मौत हो चुकी है। गैंगरेप के मुख्य आरोपी शाहिद को आज पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ हो रही है। हालांकि बलरामपुर में पीड़िता के घर पर न्यूज चैनलों की भीड़ नहीं है और ना ही पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए अलग अलग पार्टियों के नेता वहां पहुंच रहे हैं, जैसे हाथरस पहुंचे। ज्यादातर पत्रकारों ने टीआरपी के लिए सिर्फ हाथरस मामले की कवरेज की और नेताओं ने भी हाथरस पर ही बयान दिए हैं। लेकिन बलरामपुर में पीड़िता के परिवार को मीडिया के एक विशेष वर्ग और नेताओं दोनों ने बिल्कुल अनदेखा कर दिया है। हाथरस में गए हुए कांग्रेस के राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी हैं,
वो यहाँ पे पता नहीं आना ही नहीं चाहते हैं कि क्या बात है। लेकिन जैसे हाथरस में वो गए हैं, अब लड़की के लिए लड़ा जा रहा है, वैसे बलरामपुर की बेटी के लिए भी इंसाफ चाहिए। हम लोग चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं हमें इंसाफ चाहिए, तो उन्हें आके देखना चाहिए कि लड़की को इंसाफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हमारी हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि वो आए यहाँ पे, हाल पता करें कि कैसा प्रशासन चल रहा है, कैसा सिस्टम चल रहा है, कैसे हम लोग को न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपको बलरामपुर की पीड़िता के संघर्षों के बारे में भी आज थोड़ा सा जानना चाहिए। इस घटना से पहले वो बीकॉम की पढ़ाई के साथ अपने परिवार की मदद के लिए नौकरी भी कर रही थी। वो लॉ की पढ़ाई करके वकील बनना चाहती थी। उन्होंने अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने का सपना देखा था, लेकिन अब उस सपने की मौत हो चुकी है। पीड़िता की मां आज भी अपनी बच्ची को याद करके भावुक हो जाती है। इसलिए आज आपको इस मां की बातों को भी ध्यान से सुनना चाहिए। हालांकि ना तो कोई मीडिया वहां पहुंचा है और ना ही कोई नेता वहां पर पहुंचा है। कहती थी मम्मी हमें आगे फिर और पढ़ना है, ये काम भी करती थी। थोड़ा पैसा हम बटोरेंगे, थोड़ा तुम सब देना, हमें वकालत करना है, हमें आगे पढ़ाई करना है मम्मी। यही बात हमेशा वो कहती थी। कैसी थी पढ़ाई में? पढ़ाई में बहुत तेज थी हमारी बच्ची, बहुत दिमाग था उसके पास। हम थोड़ा सो जाए, टेंशन हो जाए हमारे दिमाग में कि कैसे हमसे कहे मम्मी जिनके बच्चे ऐसे होशियार होते हैं उनके माँ बाप पहले सोचो कितने भाग्यशाली होते हैं। ऐसे ही कुल बात हमसे हमेशा बतियाती थी और कहती थी मम्मी कुछ हम करेंगे, कुछ तुम करना, फिर आगे और हम पढ़ाई कर लेंगे। 3 साल में हम वकील बनेंगे, फिर हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। यही सब बातें करती थी। यहां पर आपको एक बात समझनी होगी। शाहीन बाग की खबर हमने आपको दिखाई। शाहीन बाग की पूरी आग सोशल मीडिया के माध्यम से फैली थी सबसे पहले। उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया ने शाहीन बाग के मुद्दे को उठा लिया और दिन रात शाहीन बाग को लेकर कवरेज होती रही। और पूरे देश को, आप सबको, चाहे आप दिल्ली में रहते हो या कहीं और रहते हो, आपको ये लगने लगा कि शाहीन बाग का ये धरना बहुत बड़ा हो चुका है। और मीडिया की ताकत देखिए, अगर मीडिया गलत दिशा में जाने लगता है तो फिर ऐसी खबरों का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाता है। और आपने ये भी देखा होगा कि शाहीन बाग के इस धरने को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बहुत जगह मिली। और टाइम मैगजीन ने इस बार जो 100 लोगों की लिस्ट निकाली है उसमें एक महिला वो भी है जिसने शाहीन बाग का ये धरना ऑर्गेनाइज किया था। यानी सोचिए, इस धरने को मीडिया ने और सोशल मीडिया ने इतना बड़ा बना दिया कि दुनिया भर के जो बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं उन्होंने भी इसका संज्ञान ले लिया। लेकिन ये पूरा माहौल नकली था, ये पूरा माहौल प्रायोजित था, स्पॉन्सर्ड था और ये धरना भी गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसके बारे में आपको बता दिया। इससे जुड़ी हुई दूसरी चीज ये है, आजकल आप लगातार देख रहे होंगे पिछले 10 दिन से कि हाथरस का जो मामला है वो लगातार हेडलाइन में बना हुआ है और अलग अलग न्यूज चैनल्स के पत्रकारों में ये होड़ लगी हुई है कि हाथरस की उस बच्ची को न्याय कौन दिलाएगा। हर न्यूज चैनल न्याय दिलाने की बात कर रहा है, हर न्यूज चैनल और हर पत्रकार आपको सच दिखाने का दावा कर रहा है और सब लोग वहां दिन रात डटे हुए हैं। वहां से आपको ड्रामा देखने को मिल रहा है, वहां से आपको मारपीट देखने को मिल रही है, लोगों के अपमानजनक टिप्पणियां आ रही हैं और पत्रकार आपको यहां तक ये कह रहे हैं कि वो उन पर खुद पर अत्याचार हो रहा है और ये सारे पत्रकार बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके साथ ही हाथरस का जो पूरा मामला है सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया पर जब कोई मामला ट्रेंड करने लगता है तो मेन स्ट्रीम मीडिया के जो पत्रकार हैं वो भी सोशल मीडिया देखकर ही अपनी एडिटोरियल लाइन तय करते हैं और उन्हें लगता है कि देश में यही माहौल है और उन्हें यह लगता है कि जिस विषय पर सोशल मीडिया में जो विषय ट्रेंड कर रहा है वही सबसे लोकप्रिय विषय है, जबकि होता यह है कि उस विषय में कोई ना कोई मिलावट होती है। हाथरस में पहले दिन से हम आपको लगातार ये बता रहे हैं कि इस खबर में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि तो जरूर है और इस जो सच्चाई आप तक आ रही थी उसमें बहुत सारे लूप होल्स थे। इसलिए जी न्यूज़ ने सबसे पहले आपको ये बताया कि जो आपको बताया जा रहा है वो पूरी तरह सच नहीं है और आपने देख लिया उसमें ना तो गैंग रेप की पुष्टि हुई, ना उसमें रेप की पुष्टि हुई
और उसके अंदर और बहुत सारे ऐसी कमियां अब निकल कर आ रही हैं जिसके बारे में मीडिया ने एक बार भी सोचने के लिए कुछ समय नहीं लगाया, ना ही उसका कुछ विश्लेषण किया। लेकिन हाथरस में टीआरपी की लूट मची हुई थी। इसी तरह अगर आप देखें शाहीन बाग में टीआरपी की लूट मची हुई थी और वहां पर भी और हाथरस में भी, दोनों जगह आपको न्यूज चैनल्स पर और अखबारों में हुई कवरेज को आज आंकना चाहिए। कुछ देर पहले शिमला से खबर आई है, पूर्व सीबीआई डायरेक्टर अश्विनी कुमार ने आत्महत्या कर ली है। अश्विनी कुमार अगस्त 2008 से नवंबर 2010 तक सीबीआई के डायरेक्टर पद पर रहे। इससे पहले वो हिमाचल प्रदेश के डीजीपी भी रह चुके हैं। 1973 बैच के आईपीएस अश्विनी कुमार रिटायरमेंट के बाद नागालैंड और मणिपुर के गवर्नर भी रहे थे और उनके आत्महत्या की खबर इस समय आ रही है, जो कि बहुत ही दुखद खबर है। इसके बारे में हमें, क्योंकि आत्महत्या से जुड़ी हुई खबर है, डिटेल्स अभी लगातार आ रही हैं और इसके बारे में भी हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। अब बड़ी बात यह है कि सीबीआई के एक पूर्व डायरेक्टर ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन देखने वाली बात अब यह होगी कि देश के कितने लोग और देश का कौन सा मीडिया अब इनके लिए भी मुहिम चलाएगा और यह मांग करेगा कि सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर ने अगर आत्महत्या की है तो क्यों की होगी, उसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं, क्या यह आत्महत्या है, क्या यह हत्या है, इसकी भी जांच सीबीआई से करवाई जाएगी। क्या इसे लेकर भी मीडिया दिन रात कवरेज करेगी? क्या अश्विनी कुमार के परिवार को भी न्याय दिलाने के लिए हमारे देश में कोई मुहिम चलेगी, ठीक वैसे ही जैसे सुशांत सिंह राजपूत को लेकर मुहिम चली थी? आज आपके लिए भी एक अच्छा सवाल हो सकता है, क्योंकि एक सीबीआई डायरेक्टर ने आत्महत्या की है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। हो सकता है डिप्रेशन का कारण रहा हो सकता है वो किसी और वजह से परेशान रहे होंगे, कोई भी वजह हो सकती है। लेकिन क्या इन वजहों की जांच वैसे ही की जाएगी, उतनी ही शिद्दत से की जाएगी? क्या इन्हें भी न्याय दिलाने के लिए अब हमारे देश के जो जुझारू पत्रकार हैं वो दिन रात एक कर देंगे? ये एक बड़ा सवाल है। इन सारी खबरों में एक समानता है और वो समानता है टीआरपी की रेस। मीडिया के एक वर्ग ने इन सभी मामलों में अपने एजेंडे की मिलावट करके एक खास पक्ष को फायदा पहुंचाने की कोशिश की और अपने हिसाब से उन्होंने एक कहानी पहले से ही बुन ली। शाहीन बाग को लेकर भी पहले ही कहानी की स्क्रिप्ट लिख ली गई, चाहे सच्चाई कुछ भी हो। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी पहले ही स्क्रिप्ट लिख ली गई, कहानी लिख ली गई। जांच में क्या निकलेगा ये पहले ही पता चल गया और उसी के हिसाब से देश का मीडिया चलता रहा। और यही हाथरस में भी हुआ। पहले दिन से ही यह स्क्रिप्ट लिख ली गई थी कि यह गैंगरेप हुआ है, 4 लड़कों ने मिलकर किया है, जीभ काट ली गई है, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है, आंखें निकाल ली गई हैं और ये एक दूसरा निर्भया कांड है। पहले दिन से यह बात मान ली गई थी और किसी ने भी जांच का इंतजार ही नहीं किया और होड़ लग गई सारे चैनलों में आपको पहले आपके सामने आने की और आपको यह बताने की कि इंसाफ के सबसे बड़े मसीहा वही है। और ऐसा करने की कोशिश में कुछ न्यूज चैनल पत्रकारिता की लक्ष्मण रेखा को लांघ कर बहुत ज्यादा आगे निकल गए। अब पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि न्यूज चैनल हम न्यूज के लिए देख रहे हैं या मनोरंजन के लिए देख रहे हैं, नाटक के लिए देख रहे हैं, नौटंकी के लिए देख रहे हैं, लोगों का लाइव अपमान देखने के लिए, लोगों के साथ लाइव मारपीट देखने के लिए हम देख रहे हैं या फिर जानकारी के लिए देख रहे हैं। और एक बड़ा सवाल देश के लोग अब ये पूछने लगे हैं कि क्या आज आप अपने बच्चों को न्यूज़ चैनल देखने के लिए कह सकते हैं? क्या आप अपने बच्चों को ये कहेंगे कभी कि ज़्यादा जानकारी के लिए आप न्यूज़ चैनल देखिए? ज़्यादातर माँ बाप का कहना है कि अब वो अपने बच्चों को न्यूज़ चैनल नहीं देखने देते। और आज ये बात होते होते सरकार में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर तक भी पहुंच गई। और आज प्रकाश जावड़ेकर ने इस टीआरपी पत्रकारिता को लेकर क्या कहा है, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, वो भी आज आपको सुननी चाहिए। पिछले 2 सप्ताह का या 2 महीने का भी आप जरा याद करो कैसे रिपोर्टिंग आया है।
तो भी हमें समझेगा कि कहाँ तक पहुँच गई है। ये टीआरपी का अनावश्यक बोझ मीडिया को कभी न कभी बंद करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा, या कुछ अच्छा उसका रूप देना पड़ेगा। लोकप्रियता गिनने का मशीन होना चाहिए, लोकप्रियता गिनने का तरीका होना चाहिए, लेकिन उसके कारण लोग अपना कार्यक्रम बदले और उकसाने वाले भी खबरें चलाए, ये तो पत्रकारिता नहीं होगी। तो ये बड़ी बात है। न्यूज चैनल के लिए लोकप्रियता क्या होनी चाहिए? लोकप्रियता ये होनी चाहिए कि किस चैनल को कितने ज्यादा लोग देख रहे हैं, या लोकप्रियता इस बात से आंकनी चाहिए कि किस न्यूज चैनल पर लोग कितना भरोसा करते हैं। हमें लगता है भरोसा ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक बात आप सबको भी जाननी चाहिए, हम लोग जो पत्रकार हैं, जो न्यूज चैनल आप देखते हैं, हम फिल्मों के प्रोड्यूसर और फिल्मों के डायरेक्टर नहीं हैं। हम यहाँ फिल्मों के स्क्रिप्ट राइटर नहीं हैं। हम फिल्म नहीं बनाते। हम मनोरंजन का चैनल नहीं चला रहे, हम न्यूज़ का चैनल चला रहे हैं। और न्यूज़ के लिए 2-3 बातें बहुत ज़रूरी हैं। पहली सबसे बड़ी बात है एक्यूरेसी। न्यूज़ सही होनी चाहिए, न्यूज़ सटीक होनी चाहिए, न्यूज़ सच दिखाए। और कई बार सच बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता। इस बात को देखते हुए कि वो सच बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा, तो भी सच ही बताना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात एक ये है कि लोगों का भरोसा जीतना चाहिए। इसलिए आप वही न्यूज़ चैनल देखिए जो आपको सच दिखाता है, और वो देखिए जिस पर आपको भरोसा है। और भरोसे के लिए आपने देखा होगा कि आप देखिए, जैसे जी न्यूज़ है, देश का सबसे पुराना चैनल है, देश का पहला प्राइवेट न्यूज़ चैनल है। 26 साल हमें हो गए हैं आपको न्यूज़ दिखाते दिखाते, और इन 26 सालों में हमने आपके भरोसे को कभी नहीं तोड़ा है। इसलिए न्यूज़ चैनल को मनोरंजन के लिए नहीं, जानकारी के लिए और खबरों के लिए देखना आज से शुरू कीजिए। मनोरंजन सबको अच्छा लगता है, लेकिन मनोरंजन देने के लिए दूसरे चैनल हैं। आप उनके लिए मनोरंजन वाले चैनल देखिए, जनरल एंटरटेनमेंट चैनल जिन्हें जीईसी कहते हैं, उनमें देखिए, फिल्में देखिए, सीरियल्स देखिए, और आपको जो अच्छा लगता है वो देखिए। लेकिन जो फिल्मों में होता है, जो सीरियल्स में होता है, उस सारी चीज़ों की उम्मीद न्यूज़ चैनल पर आप नहीं कीजिए। जब आप अपनी इन आदतों को लेकर बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद न्यूज़ चैनल्स में भी ये सफाई होने लगेगी। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.